पिछले 24 घंटों में नए कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में 3,60,000 को पार कर गए हैं और लगभग 3300 की मौत हो गई है। पटना की बात, पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। नाराज परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। इनका आरोप था कि डॉक्टर न तो मरीजों को देखने आते हैं और न ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए हंगामा करते रिश्तेदार। इस वक्त हम नालंदा मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड के ठीक बाहर मौजूद हैं और कल रात यहां पर जमकर हंगामा मचा है और तोड़फोड़ की गई है। और पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी ऐसी घटना है जब जो परिजन है वो आक्रोशित होकर उन लोगों ने जो डॉक्टर्स पे हमला किया है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, ये एक रूम है, डॉक्टर का रूम है और सुबह के वक्त जो है यहां देखे किस तरीके से जमकर तोड़फोड़ की गई है और हंगामा मचाया गया है। जो बात बताई जा रही है वो ये, जो परिजन थे वो आरोप लगा रहे थे कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके पेशेंट की मृत्यु हो गई। कोरोना पेशेंट थे और उसके बाद वो लोग आक्रोशित हो गए और उसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से जमकर डॉक्टर के चेंबर में यहाँ पे देखिए तोड़फोड़ की गई है। शीशे तोड़ दिए गए हैं, कुर्सियों को तोड़ दिया गया है और ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि हालात कितने खराब हैं पटना के एनएमसीएच में, जो कि एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। और आप देख सकते हैं ये ऐसी दूसरी घटना है, क्योंकि इसी एक हफ्ते के अंदर एक ऐसी और घटना घटी थी जहां पर परिजनों ने हमला कर दिया था, तोड़फोड़ मचाया था, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स आक्रोशित हो गए यहाँ पे और हड़ताल पे चले गए थे। फिर किसी तरीके से मान मनोबल किया गया, आश्वासन दिया गया कि पुलिस को यहाँ लगाया जाएगा ताकि डॉक्टर्स को सुरक्षा मिले। लेकिन इसके बावजूद भी एक हफ्ते के अंदर देख सकते हैं इसी दूसरी घटना घटी है जहाँ पर परिजनों ने हमला किया और यहाँ देखे तोड़फोड़ के निशान साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के कुल आंकड़े पिछले 24 घंटों में बेहद डरावने हैं और डरावनी हद तक जा पहुंचे हैं। 24 घंटों में नए केस 3,60,960 को पार कर चुके हैं। इसके अलावा करीब 3300 लोगों की मौत हो गई है। 3,293 लोगों की मौत हुई है। तो साफ है कोरोना से लड़ाई में और ठीक जो हुए वो 2,61,162, यानी कि जो बीमार पड़ रहे हैं वो 3.5 लाख लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो कोरोना से लड़ाई में न दवाई है न गड़ाई है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं और ये आंकड़े बहुत ज्यादा डराते हैं। और ये देखिए दिल्ली के केस भी हम बता दें, पिछले 24 घंटों में 24,149 कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में मिले हैं और 381 मौतें हुई हैं। ये अब तक की सबसे ज्यादा मौतें। हर दिन मौत का आंकड़ा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केस इस वक्त हो चुके हैं 98,264। ये दिल्ली के हम सिर्फ आपको आंकड़े बता रहे हैं जो कि लगातार डरा रहे हैं। 24,000 से ज्यादा केस। मौत का जो आंकड़ा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 895, दिल्ली में 381, उत्तर प्रदेश में 265, कर्नाटक में 180 और गुजरात में 170। तो ये एक वो आंकड़े हैं जो 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम आपको उन तमाम राज्यों में लिए चलते हैं जहां से डराने वाली खबरें आ रही हैं। सौरभ वक्तानिया मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शिवेंद्र, कल आपकी रिपोर्ट लखनऊ की जिसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं, वो भी देखिए आज की स्थिति क्या है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों के बावजूद मरीजों को न बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन मिल रही है, न निजी अस्पताल सरकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के बावजूद मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए सईद, यही तो हैरानी की बात है कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई निर्देश देते हैं, कहते हैं सख्त
निर्देश है उसका पालन करना होगा। लेकिन संसाधनों की कमी या फिर व्यवस्था की इतनी कमी है कि अधिकारी उनकी बात को भी मान नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी अस्पताल में भर्ती करने से मना नहीं किया जाएगा। हमने दिखाया कि किस तरह से अस्पतालों में जगह ही नहीं है या फिर जगह है तो वहां पर संसाधनों की कमी है, इसलिए भर्ती ही नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि केजीएमयू के बाहर भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है घंटों घंटों, जो कि कोविड के मरीज हैं, एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं। तो सूरत हाल अभी बहुत ज्यादा बदला नहीं है। कोशिश सरकार की तरफ से जरूर हो रही है कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए डीआरडीओ की मदद से एक अलग से पूरी फैसिलिटी बनाई जा रही है। लेकिन वो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि इस बीच बैकलॉग और जो बाढ़ सी आ गई है मरीजों की, वो बढ़ती जा रही है। और हैरानी की यही तो बात है कि सरकार लगातार दावा करती रही कि उनके पास तैयारी पूरी है, और यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री एक तरीके से मान चुके हैं कि उनसे चूक हो गई है। और 1 साल का वक्त मिलने के बाद भी फैसिलिटीज, सुविधाएं स्वास्थ्य की इतनी नहीं बढ़ाई गई कि इस तरह की हालात न पैदा हो। हालांकि हालात सब जगह भयावह है, लेकिन जिस तरह की जो हकीकत है उससे जो मुंह चुराने वाली बात है, दावा किया जा रहा है कि सारा सब कुछ ठीक है और जबकि जमीनी हकीकत अलग है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। हालांकि ये भयंकर दौर है, भयावह कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार ठीक करेगी चीजें और उनको राहत मिलेगी। लेकिन सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई कमी है। ये हैरानी की बात है। हालांकि अब जो धीरे धीरे शिवेंद्र, हम दोबारा आपके पास आते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ वक्तानिया मुंबई से हमारे साथ हैं। सौरभ, महाराष्ट्र में 2 दिन पहले खबर आई और ये राहत की खबर थी कि 50,000 से कम वहां पर कोरोना के पेशेंट 24 घंटों में मिलने लगे, लेकिन अचानक से 66,000 फिर से क्रॉस कर जाता है। क्या इसका कारण है और महाराष्ट्र की, मुंबई की क्या स्थिति है? सौरभ, देखिए सही, सबसे पहले जो केसेस है मुंबई की अगर जो बात करें तो लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक सवाल भी खड़ा हो रहा है सही। सवाल ये है कि टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई है। पहले महाराष्ट्र में जो एवरेज टेस्टिंग होती थी सही, वो तकरीबन 60,000 से 65,000 तक होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ 4-5 दिनों से ये आंकड़ा आधा हो चुका है। कल मैं आपको बताऊं कि मुंबई में केवल 30,000 टेस्टिंग हुई है, तब जाके 4,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। तो जो देवेंद्र फडणवीस है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है और कहा है कि ये कम टेस्टिंग की वजह से केसेस सामने नहीं आ रहे और आगे इसके चलते जो हालात है वो खराब होंगे। दूसरी तरफ आपको सही बता दूं कि सबसे बड़ी बात है जो वैक्सीनेशन सेंटर्स की। जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स मुंबई में काफी सारे हैं। आज सीनियर सिटीजन की कतारों में इतनी लंबी लंबी लाइन थी, लेकिन सारे के सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हैं। बीएमसी का कहना है कि उनको सेंटर की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज महाराष्ट्र में कैबिनेट की मीटिंग है, वहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि 18 से 45 साल के बीच में जो लोग हैं उनको किस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने सीरम और बायोटेक को खत लिखा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर इशू करके अगर बाहर से कोई वैक्सीन ला सके तो वो हो सके। बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जयपुर से शरद कुमार जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हैं और दिल्ली से कुणाल भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपके पास भी आएंगे, आप तीनों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी फिलहाल नियंत्रित है, लेकिन छोटे अस्पताल अब भी ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। हमारी संवाददाता अनीशा माथुर की रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आपको लिए चलेंगे कुणाल के पास। कोर्ट की फटकार और सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल्ली के ज्यादातर छोटे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी अभी भी बरकरार है। हम इस वक्त है मयूर विहार के कुकरोजा हॉस्पिटल के बाहर, जहां डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए 1-1, 2-2 दिन तक रुकना पड़ता है। हालांकि पुलिस और एसडीएम की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन उनके पास भी स्टॉक नहीं है। आसपास के सारे अस्पताल आपस में कोऑपरेट करके ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर कर रहे हैं। जिसके पास कमी होती है उसको किसी और से भेजा जाता है और 20 यहाँ पर कोविड के मरीज हैं और लेकिन 1 वेंटिलेटर है, और जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती दिखाई देती है सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन परमिंदर के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। अनीशा की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे कुणाल के पास लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं। कुणाल, आप दिल्ली में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हों, चाहे वो दवाइयां नहीं मिल रही हों, सरकार के जो दावे हैं हर खबर पर आपकी नजर। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी खत्म क्यों नहीं हो रही कुणाल?
देखिए बिल्कुल सीधा सा उसका जवाब है, जरूरत है 700 मीट्रिक टन की। सरकार कह रही है कि 400 के आसपास मीट्रिक टन मिल रहा है, यानी लगभग आधा मिल रहा है। अब क्या है, सरकार ने उसे बड़े अस्पतालों को तो दे दिया जहां पर ज्यादा मरीज हैं, लेकिन आज की तारीख में छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। वहां भी 30, 35, 40 ऐसे करके मरीज हैं, उन्हें ऑक्सीजन सरकार नहीं दे रही है। उन्हें सरकार कह रही कि आप अपने स्तर पर इंतजाम करें। ठीक है, अब कुणाल एक सवाल और यहीं पर, छोटा सा सवाल, जो राधा स्वामी में 200 बेड बना दिए, रामलीला मैदान में बेड बना दिए, कुल 1200 एक्स्ट्रा बेड लगा दिए, ऑक्सीजन आधी मिल रही है आप कह रहे हैं। जो छोटे अस्पताल हैं, जो दूसरे अस्पताल हैं जहां कोविड के अलावा जो दूसरे मरीज हैं जो ऑक्सीजन पर हैं कुणाल, उन अस्पतालों की ऑक्सीजन कम करके इन जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है वहां पहुंचाई जा रही है। तो क्या संकट अब कोविड के अलावा जो दूसरे बीमार हैं उनकी जान पर भी नहीं है कुणाल, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए न सिर्फ कि नॉन कोविड पेशेंट यानी कोविड के इतर पेशेंट हैं उनकी जान मुश्किल में है, बल्कि आज मैं सरदार पटेल कोविड सेंटर पर खुद गया था। वहां पर 2 दिन पहले सेंटर खुला है। आज पेशेंट वहां से छुट्टी पाना चाहते हैं। जो तीमारदार हैं वो कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई अंदर व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में कई सारे सेंटर को शुरू तो किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसीलिए लोग वहां पर दूसरी तरीके से परेशान है। पहले लाइन लगाते हैं कि अंदर दाखिला मिल जाए, भर्ती हो जाए मरीज, लेकिन अब चाह रहे हैं कि छुट्टी हो जाए, घर ले जाए, कहीं पर और एडमिट करा दे जहां से जानकारी मिल पाए। तो बड़ी कश है इस समय दिल्ली में, कहां जाएं, कहां नहीं जाएं, कहां ऑक्सीजन मिलेगा, कहां ऑक्सीजन खुद भरवा के ले जाना पड़ेगा, खुद भरवा भी पाएंगे नहीं भरवा पाएंगे, इतने सवाल हैं आज। ठीक है कुणाल, हम दोबारा आपके पास आते हैं, सीधे हम आपको लिए चलते हैं शरद के पास, जयपुर। शरद, कोरोना की स्थिति भी वहां किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, और साथ ही साथ आप शरद हमें यह भी बताइए जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है 18 साल को लेकर से ऊपर के उम्र के लोगों को लेकर, उस पर क्या तैयारियां हैं? देखिए शहीद स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि 45 साल के ऊपर के जो सर संपर्क टूट गया है शरद से। सत्येंद्र, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र, क्या स्थिति इस वक्त पंजाब हरियाणा में है और किस तरह से, क्या वहां भी ऑक्सीजन की कमी है? क्या अब पहले जैसी स्थिति तो नहीं है या स्थिति सुधर रही है? देखिए सईद, सबसे पहले आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब ये दोनों राज्य अब कहीं ना कहीं दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश तक के मरीज यहां पर आने लगे हैं। खासकर मैं एनसीआर की बात करूं तो रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, ये वो जिले हैं जहां पर हरियाणा से ज्यादा बाहर के रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास भी दिन में कम से कम 10 से 20 फोन आते हैं कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अभी दावा किया है कि केंद्र सरकार ने 162 मीट्रिक टन से ऑक्सीजन का कोटा हरियाणा का बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन कर दिया है, और ओडिशा से ऑक्सीजन के टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। और ये भी बता दूं कि पानीपत में सबसे बड़ा उत्तर भारत का ऑक्सीजन का प्लांट भी है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा के कई शहरों से ऐसी खबरें लगातार मिल रही थी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा रोगियों की मौत सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी हालात अब कहीं ना कहीं बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां तक कि पंजाब के जो तकनीकी मेडिकल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार उनके ऑक्सीजन टैंकर्स को लूट रही है, पंजाब में नहीं आने दिया जा रहा है। तो इस तरह के हालात हरियाणा और पंजाब में बने हुए हैं। पंजाब में हालांकि जो पॉजिटिव रेशो है वो कम है, लेकिन मृत्यु दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो पंजाब के लिए ये दुखद और तकलीफ वाली बात है कि पंजाब में जो मौतों का दायरा है, मौतों का आंकड़ा है, वो कम नहीं हो रहा है। लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है पिछले 2 महीने से कि जिस दिन 100 से कम मौत पंजाब में हो रही हो। तो कुल मिलाकर हरियाणा और पंजाब दोनों ही कहीं ना कहीं एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसा अंदाजा लग रहा है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद वो वेव कहीं ना कहीं अब हरियाणा और ये सत्येंद्र बहुत डराने वाली खबर आपने दी है कि बुरी तरह से गुजर रहे। हमारे सारे संवाददाता यहां पर हमारे साथ थे, लेकिन 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। भोपाल से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हेमेंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी
भोपाल के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेकर के पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल के पास मंडीदीप पहुंच गई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पहली बार मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। कुल 6 टैंकरों को लेकर के ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो से चली थी। अलग अलग स्टेशनों पर इन ऑक्सीजन टैंकर्स को ऑफलोड किया गया है। ये तस्वीर हम आपको भोपाल के नजदीक से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 ऑक्सीजन टैंकर आज पहुंचे हैं। जो दिल्ली में दिल नहीं लगता, दिल्ली में दर्द है, दिल्ली में डर है, दिल्ली में दवा नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली में अस्पताल में बेड नहीं। अब दिल्ली वालों को सिर्फ दुआओं का आसरा है। दिल्ली का हाल बहुत बुरा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। पहले टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अगर आप पॉजिटिव आए तो अस्पतालों में दाखिला, और फिर अस्पताल में दाखिला तो वहां की अलग परेशानी। ये दिल्ली का सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक सरदार पटेल कोविड सेंटर है, और यहाँ पर आपको ये जो गेट है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। इस गेट पर लोग खड़े हैं जानकारी लेने के लिए। उस तरफ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान हैं जो कि नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकायत यह है कि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। क्या उत्तम नगर से सर लोगों को जानकारी मिल नहीं रही है? सर कुछ नहीं मिल रहा है। सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। लोग 2 दिन से पेशेंट अंदर है, सेंट्रल एसी है, ना कंबल मिला है उसको, और ठंडा पानी है। ठंड के मारे कहाँ पर आदमी, ना दवाई है कुछ उसको 2 दिन से। चलाना हो तब नहीं चलाते, जब ऑक्सीजन भी ऐसी मिल रही है, कंटिन्यू मिल रही है आपको। 5 घंटे गायब कर दी तो कर दी, रिफिल कराएंगे तब देंगे ऑक्सीजन। ये जो आपके अंदर मरीज भर्ती हैं उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है? हाँ जी, उन्हीं की तरफ। क्या वो जानकारी फोन पे मिल रही है? ना तो वहाँ पर कोई सुविधा है, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे। कंबल मांगा 3 दिन से, कंबल नहीं मिल रहा। 3 दिन से कंबल मांग रहे, 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ, उनसे कह रहे अभी तक नहीं दिया कंबल। पानी पहले शुरू में पानी नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत आ रही है। खुद कह रहे हैं यहाँ से निकाल दो, यहाँ से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अंदर स्लो पॉइजन दे रहे हैं, उसके मार रहे हैं। के लिए दर दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर फौज है पूरी मजदूरों की, जो कि इस वक्त टेंट लगाने के काम को अंजाम दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात क्या है, जरूरत है आईसीयू बेड्स की, और आईसीयू बेड्स लोगों के लिए जरूरत इसलिए भी बन गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे गंभीर मरीज अभी घर के अंदर इलाज की तलाश कर रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जाता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ देखिए, ये जो मजदूर हैं इस वक्त यहाँ तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द इस अस्पताल को रूप देने की। 5 मई का दावा किया गया है सरकार की तरफ से, जब इस अस्पताल को तैयार कर लिया जाएगा। देखना होगा कि पहला गंभीर मरीज आईसीयू बेड पे कितनी तारीख को एडमिट होता है, लेकिन जो ताजा हालात हैं वो बेहद ही बेकार हैं। जिंदगी से खेलने में सब बराबर है। सरकार में कोई फर्क नहीं है, केंद्र राज्य में कोई फर्क नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके अनुसार दवाएं हैं, ऑक्सीजन है, बेड है, सब कुछ है, लेकिन जमीनी सच्चाई बता रहे हैं शरद कुमार, हमारे संवाददाता जयपुर से।
जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहां पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे यह देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनी है। क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, न डॉक्टर है न और कुछ नहीं है, और जबरदस्ती लूट रहे हैं यहाँ पे। मेरे सामने 4-5 और मरे थे और सबकी ऑक्सीजन से मौत हुई थी। ऑक्सीजन थे ही नहीं, सिलेंडर नहीं लगे हुए थे, तो एकदम से ऑक्सीजन खत्म होते ही है ना पेशेंटों की हालत खराब हो गई थी। और अभी मेरा पेशेंट भर्ती है, अभी उसके पास भी नहीं है, उसके लिए भी नहीं है ऑक्सीजन। सर लेके आते हैं तो स्टाफ भी नहीं है, लेके आते हैं तो स्टाफ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन लेके आए अभी स्टाफ बच जाएगा, स्टाफ नहीं है। ये है सर, जो ऑक्सीजन हम सेल लगाएंगे खुद लेके आते हैं, फिर भी स्टाफ नहीं मिलता। स्टाफ कल बच गया था पूरा। ये जो है सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, जिनके परिजन खुद लेके आ रहे हैं, स्टेशन पर सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है। आप लोगों को खुद यहाँ पर सिलेंडर लेके आना पड़ रहा है, अस्पताल में नहीं है? नहीं है सर, नहीं है जी। हमारी व्यवस्था करके खुद लेके आए हैं, सिलेंडर है ही नहीं हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट को मरने थोड़ी देंगे इसके कारण। ये स्थिति है जयपुर में खंडाका अस्पताल का। देखा जा सकता है किस तरह से हालात खराब हो रहे हैं जयपुर में। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है। जी हां, सिटीजन्स यहां पर आए हुए हैं, नागरिक यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बीकेसी जंबो सेंटर कहता है वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। लोगों को परेशान होना यहां पर लाजमी है। लोग पुलिस वालों से, डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं आखिर उनको क्या करना है। इस वक्त आप देखिए किस तरीके से यहां आम जनता, आम नागरिक पुलिस से पूछ रही है आखिर वैक्सीन क्यों नहीं है और वो करें तो क्या करें। आज 75 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं मुंबई में जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है किस तरीके से देखिए वैक्सीनेशन सेंटर के सामने एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां पर पुलिस का भारी जमावड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि लोग बाग अब यहां पर नाराज हो रहे हैं। यहां पर डॉक्टर्स से, पुलिस कर्मियों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनको पहले से जानकारी क्यों नहीं दी जाती है, आखिर उन्हें मैसेज क्यों नहीं किया जाता है, कॉल वगैरह से उनको जानकारी क्यों नहीं दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहली मर्तबा नहीं है जब बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, जो मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट कहें यानी सबसे बड़े सेंटरों में से एक है, वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है। और यहां पर देखिए पोस्टर लगा दिया जाता है, कागज लगा दिया जाता है, वी आर आउट ऑफ स्टॉक, वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल टुडे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन क्या इससे लोगों की परेशानियां ग्राउंड जीरो पर कम होंगी? हमने आपको दिखाया सीनियर सिटीजन्स हर रोज किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। खून की फटकार और सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल्ली के ज्यादातर छोटे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी अभी भी बरकरार है। हम इस वक्त है मयूर विहार के कुकरोजा हॉस्पिटल के बाहर, जहां डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए 1-2 दिन तक रुकना पड़ता है। हालांकि पुलिस और एसडीएम की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन उनके पास भी स्टॉक नहीं है। आसपास के सारे अस्पताल आपस में कोऑपरेट करके ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर कर रहे हैं। जिसके पास कमी होती है उसको किसी और से भेजा जाता है। और 20 यहाँ पर कोविड के मरीज हैं, और लेकिन 1 वेंटिलेटर है। और जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती दिखाई देती है, सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन परमिंदर के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। यूपी में दावा किया गया कि कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या ये तैयारी है, बता रहे हैं कुमार अभिषेक, हमारे संवाददाता। के इस अवध शिल्पग्राम में बनाया जा रहा 500 बेड का डीआरडीओ का अस्पताल अब अपने आखिरी दौर में है और 30 तारीख इसकी डेट रखी गई है जब से यह अस्पताल शुरू होगा। 500 बेड का यह अस्पताल कोविड अस्पताल होने जा रहा है, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, लेकिन इस पूरे अस्पताल को लगभग तैयार कर लिया गया है। ये वो बड़े हॉल होंगे जिसमें बेड्स लगेंगे, यहां तक कि बेड आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बेड की तैयारी है। ये सब डिटैचेबल हैं और बहुत जल्दी इसे तैयार कर लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगले 2 दिनों के बाद जब यह शुरू होगा, तब यह पूरा का पूरा अस्पताल एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल होगा। 500 बेड यानी कि एक किसी बड़े अस्पताल के बराबर यह बेड होने जा रहा है और
ये एक राहत की बात होगी। राजनाथ सिंह जो कि यहां से सांसद हैं, उनकी ये पहल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें लगे और उसके बाद इस अस्पताल को अब तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अवध शिल्प ग्राम है, अखिलेश यादव के वक्त में इसे बनाया गया था और बहुत ही ह्यूज बना है, जिसका कि इस्तेमाल अब शुरू हो रहा है। हालांकि तैयारियां पूरी हैं क्योंकि आर्मी इसे पूरी तरीके से संभालेगी, जो सेना है उसके हवाले ये अस्पताल होगा। साथ साथ जो फार्मेसी और टेस्टिंग है ये जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में दिए जा रहे हैं। कई लोग हैं जो लगातार इस वक्त आए हुए हैं। आप लोग फार्मेसी के तरफ से हैं और क्या आपको जानकारी है इस अस्पताल के बारे में? भाई इतनी जानकारी है कि 30 तारीख से शुरू हो जाएगा ये, और मतलब अभी तो ये बन ही रहा है आपके सामने। लगभग तैयारी दिख रही है, लगता है जल्द से शुरू हो जाएगा ये? हाँ जी, हाँ जी, 30 से। तो ये बताइए कि आप लोगों को किस तरीके से इसके लिए तैयार किया गया है, क्या आपको प्रोवाइड करना है? हमें मेडिसिन वगैरह सारी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। 1 मई से 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए होने वाला टीकाकरण अभियान के लिए मध्य प्रदेश को आज केंद्र सरकार से 2 लाख डोज प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र से 28 लाख डोज और मिलेंगे। कुल मिलाकर 30 लाख डोज जो है मध्य प्रदेश सरकार को फ्री केंद्र से मिलेंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से 45 लाख डोजेस ऑर्डर किए हैं। इसकी लागत लगभग 180 करोड़ आएगी, ऐसा सरकार ने बताया है। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में अभी कोरोना की स्थिति वैसे की तैसी बनी हुई है और अभी भी मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 13,000 से अधिक लोग जो हैं संक्रमित हो रहे हैं। बिस्तर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी भी है और वेंटिलेटर्स की भी कमी है। इसलिए अभी जरूरी है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले। सरकार भी इसके लिए व्यापक इंतजाम कर रही है और कह रही है कि जहां पहले वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा था वहां तो होगा ही होगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक को वैक्सीन लगाई जाए। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेकर के पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल के पास मंडीदीप पहुंच गई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पहली बार मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। कुल 6 टैंकरों को लेकर के ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो से चली थी। अलग अलग स्टेशनों पर इन ऑक्सीजन टैंकर्स को ऑफलोड किया गया है। ये तस्वीर हम आपको भोपाल के नजदीक से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 ऑक्सीजन टैंकर आज पहुंचे हैं जो भोपाल के अस्पतालों के लिए प्राणवायु लेकर के पहुंचेंगे। आपको बताएं कि कुल 6 टैंकर इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में लोड थे जब बोकारो से ये चली थी और इनमें से 3 टैंकर जो है वो सागर के नजदीक मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर उतार लिए गए और सागर संभाग के लिए वो काम आएंगे। एक टैंकर जबलपुर के पास बेड़ा घाट है वहां पर उतार लिया गया था और अब ये जो 2 टैंकर हैं इन्हें लेकर के ऑक्सीजन एक्सप्रेस आखिरकार भोपाल पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि भोपाल जो है वो दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है मध्य प्रदेश का। कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो करीब 12,000 से ज्यादा एक्टिव केस भोपाल में है। इनमें से 4,000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की बेहद सख्त जरूरत है। इसीलिए भोपाल में रेल मार्ग के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए और वायु मार्ग के जरिए भी ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ज्यादा सुखद है क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब रेल मंत्री से बात की तो उसके बाद ऑक्सीजन एक्सप्रेस को मध्य प्रदेश भेजने का फैसला किया गया और उसी के तहत अब ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। वैसे में जो स्मशान गृह है वहां पे लोग जो है अपने रिश्तेदारों के दाह संस्कार के लिए पहुंचते हैं, पीपीई किट पहनते हैं क्योंकि कोरोना संक्रमित होते हैं। वैसे में अगर बात की जाए पीपीई किट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अहमदाबाद का एलिस ब्रिज स्मशान गृह है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पीपीई किट जो है वो ऐसे ही छोड़ के यहाँ पे चले जाते हैं। जो पीपीई किट हवा से भी उड़ने लगती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे स्मशान गृह है
वहां पे इस तरीके से पीपीई किट फैली पड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण है, इसका संक्रमण कहीं पे भी लग सकता है लोगों को। लोग अपने जो रिश्तेदार है उनका दाह संस्कार काफी सुरक्षित तरीके से करना चाहते हैं, जिसके चलते वो पीपीई किट यहाँ पे पहनते हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक इसी तरह सड़क के ऊपर पीपीई किट लोग फेंक के चले गए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही जो है वो दूसरों के संक्रमण की वजह बन सकती है। वैसे में जो पीपीई किट का इस्तेमाल है वो लोगों को सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। दाह संस्कार के बाद उसका जो डिस्पोजल है वो भी सुरक्षित तरीके से करना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं, दूसरे लोग जो दाह संस्कार के लिए आते हैं, उनको किसी को इन्फेक्शन ना हो। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।